हैं? अरे, ये इतनी रात को ये चीखने की आवाज कहां से आ रही है? जाकर देखता हूं मैं। राजा भारूमन जैसे ही उठकर अपने कक्ष से बाहर आते हैं, उनकी नजर सामने एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है, जिसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। लगता है कि अब वक्त आ गया है। मुझे अब फैसला लेना ही होगा। राजा भारूमन परेशान होकर जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ पाताल लोक में तेज बिजली कड़क रही होती है। अरे, इतनी रात को ये बिजली का कड़कना, कहीं हमारे पाताल लोक पर कोई भारी मुसीबत तो नहीं आने वाली है? तभी उनकी नजर सामने पड़े एक सुनहरे बक्से पर जाती है। ये संदूक, ये तो वही संदूक है जो बरसों पहले मैंने एक बार देखा था। ये यहाँ, यानी कि अब वक्त आ गया है कि हमें धरती लोक के किसी व्यक्ति को इस पाताल लोक का राजा चुनना होगा। हमने जो गलती की थी, वो गलती अब हम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ। फिर राजा भारूमन वापस अपने कक्ष में चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही राजा भारूमन दरबार में आकर बैठ जाते हैं कि तभी वहां गणेशना आ जाता है। प्रणाम महाराज, महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ गणेशन, तुम ध्यान से सुनो। बरसों पहले हमने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया था और उसके पति को, जो इंसानी दुनिया का था, हमने एक ऐसी सजा दी थी जिसके पाप का बोझ अभी तक हमारे सीने पर दफन है। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करें महाराज? तो हमने सोचा है कि अपने इस पाप का प्रायश्चित किया जाए। वैसे भी अब हम अक्सर बीमार रहते हैं, तो मैं ज्यादा दिनों तक इस पाताल लोक का राजा नहीं रह सकता। इसीलिए हमने सोचा है कि तुम जाओ और धरती लोक से एक ऐसे इंसान को चुनकर लाओ जिसे हम इस पाताल लोक का राजा बना सकें। पर महाराज, ये तो ठीक नहीं है। धरती लोक के सभी इंसान बहुत लोभी होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो अपने लालच में हमारे इस पूरे पाताल लोक को बर्बाद करके रख देंगे। नहीं 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 गणेशना, ऐसा नहीं होता है। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। अगर धरती पर इतने सारे इंसान हैं तो उनमें से कोई एक न एक नेक इंसान जरूर होगा। तुम जाओ और जल्दी से एक ऐसे इंसान को ढूंढो। अगले चंद्रमा की 25 तारीख से पहले ही मुझे इस राज्य का नया राजा घोषित करना है। जाओ। ठीक है महाराज, तो मैं आज ही धरती लोक के लिए निकल पड़ता हूं और देखता हूं कि कितनी जल्दी हम ये काम कर पाते हैं। प्रणाम महाराज। गणेशना वहां से निकल पड़ता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गणेशना परेशान होकर खुद से कहता है, हाँ, अब मैं तो कई दिनों से धरती लोक जा रहा हूं, पर मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसान मिला नहीं। मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं धरती लोक पर रहकर ऐसे इंसान की खोज करूं जो पाताल लोक का राजा बनने की योग्य हो। खैर, वैसे मुझे पता है कि अब वहां कौन जा सकता है। हाँ। इतना कहकर गणेशना पाताल लोक में अपने छोटे से घर में जाता है, जहां उसकी बेटी नियति बैठी हुई थी। क्या हो गया पिताजी? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। कई दिनों से देख रही हूँ कि आप कब जाते हैं और कब आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। सब ठीक तो है ना? देखो बेटी,
महाराज ने मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं धरती लोक से एक ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाऊं जो पाताल लोक को सही से संभाल सके और यहाँ का राजा बन सके। पर पिताजी, ये तो बहुत खतरनाक होगा। सुना है इंसान तो बहुत ही स्वार्थी होता है। हाँ, पर मुझे ये करना होगा बेटी। और बेटी, तुम बड़ी चतुर और बुद्धिमान हो, इसीलिए मैं तुम्हें धरती लोक पर भेजना चाहता हूं ताकि तुम मेरा ये कार्य सफलतापूर्वक कर सको। मेरे दोस्त कह रहे थे इंसान तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ बेटी, ये बात तो है। अब पर बेटा, महाराज ने हमें ये जिम्मेदारी भी तो सौंपी है, तो हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे इंसान को ढूंढने में जरूर कामयाब होगी, इसीलिए मेरी ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी बेटी, समझ गई? ठीक है पिताजी, अगर यही बात है तो मैं धरती लोक जाने के लिए तैयार हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत जल्दी एक ऐसे इंसान को ढूंढ निकालूंगी जो महाराज के भरोसे पर बिल्कुल खरा उतरे। तभी एक तेज रोशनी फैली और नियति कुछ ही सेकंड में धरती लोक पर आ गई। वहां चारों तरफ की हरियाली और सामने बहती सुंदर नदी को देखकर नियति खुश हो गई। अरे, इतनी खूबसूरत नदी तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ये धरती लोक कितना सुंदर है। अब चलो, लगता है कि मुझे वो इंसान भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। नियति मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। तभी एक पेड़ के पीछे छुपा तांत्रिक भैरवनाथ ये सब देख लेता है। अच्छा, बगड़ बम, तो ये वही लड़के हैं जैसे मैंने अपने तंत्र शक्तियों से रात में देखा था। मेरे वो शक्तियां बिल्कुल सच हो गई हैं। अब मुझे इसे किसी भी तरह से अपने कब्जे में लेना होगा। उसके बाद मेरी वर्षों की मनोकामना पूरी हो जाएगी। बगड़ बम। भैरवनाथ रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए नियति के पास आकर खड़ा हो गया। अरे बेटे, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा घर टूट गया। खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है। मुझे आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तुम बस मुझे इस नदी के थोड़ा सा आगे बनी मेरी छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचा दो। तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बेटी। अरे रे। हाँ बाबा, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। नियति भैरवनाथ को सहारा देकर आगे बढ़ी और नदी के किनारे एक झोपड़ी में पहुंच गई। झोपड़ी के अंदर तंत्र विद्या की सामग्री देखते ही नियति चौंक गई। ये क्या, आपको तो दिखाई नहीं देता? फिर यहाँ पर इतनी सारी तंत्र विद्या की सामग्री क्यों रखी है? भैरवनाथ अचानक जोर जोर से हंसने लगा। तुम तो बेहद मूर्ख निकली। अरे, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुमसे सचमुच मदद मांगने आया हूँ? बगड़ बम। अरे, अब तुम मेरे अधीन हो और मेरे गुलाम हो। अब मैं तुमसे वो दिव्य शक्तियां हासिल करूंगा जिसके लिए मैं बरसों से इंतजार कर रहा था कि पाताल लोक के कोई ऐसे लड़के मेरे हाथ लगे। आज मुझे वो शक्तियों का स्रोत मिल गया है। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे यहाँ एक खास मकसद से भेजा गया है। आप मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। मुझे जाने दो। नियति भागने की कोशिश करती है, लेकिन भैरवनाथ अचानक मंत्र पढ़कर जमीन पर एक जादुई रेखा खींच देता है। नियति उस रेखा के अंदर ही फंसकर रह जाती है। ये क्या, मैं इस रेखा के पार क्यों नहीं जा पा रही हूँ? हाँ, तुम अब इस रेखा के पार नहीं जा सकते। बस कुछ सामग्री जुटानी बाकी है। उसके बाद मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा।
और तुम्हें एक ऐसा रूप दे दूंगा जिससे तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। भैरवनाथ क्रूरता से हंसता हुआ वहां से चला गया। अब मैं क्या करूं? हे दाता, मेरी रक्षा करना। नियति चीखने चिल्लाने लगती है। तभी वहीं पास से गुजर रहा अमन नाम का एक युवक उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। अरे, इस झोपड़ी से भला कौन चिल्ला रहा है? कौन है झोपड़ी के अंदर? चलो चलकर देखता हूं। अमन तुरंत झोपड़ी के अंदर जाता है, जहां नियति बहुत डरी हुई खड़ी थी। अरे, तुम कौन हो और इस तांत्रिक की डरावनी झोपड़ी में क्या कर रही हो? मुझे बचा लो। ये बूढ़ा आदमी पता नहीं कौन सी शक्तियां हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने मुझे यहाँ जादुई घेरे में कैद कर लिया है। मुझे यहाँ से आजाद कर दो। अरे, पर तुम हो कौन? कहां से आई हो? कैसे आई हो? कौन हो? अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं पाताल लोक से हूँ तो कहीं ये भी लालच में न पड़ जाए, इसलिए मुझे इसे सच नहीं बताना चाहिए। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं दूसरे गांव की हूँ। इस गांव में अपनी सहेली की शादी में आई थी। इस बूढ़े ने मुझे धोखे से मदद मांगने के बहाने यहाँ कैद कर लिया। अच्छा, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं 1-2 बार पहले भी तांत्रिक की झोपड़ी में आ चुका हूँ, इसलिए मुझे इसके इस जादुई घेरे का तोड़ पता है। चिंता मत करो, रुक जाओ। अमन सामने रखी तांत्रिक की झोली में से एक विशेष जल निकालता है और उसे उस रेखा पर छिड़क देता है। घेरा तुरंत अदृश्य हो जाता है और नियति बाहर आ जाती है। सच में तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो यहाँ से। वो बूढ़ा व्यक्ति कभी भी आता होगा, अगर वो आ गया ना तो पता नहीं क्या करेगा। चलो आ जाओ। तभी अचानक पीछे से तांत्रिक भैरवनाथ वहां आ धमका। हाँ, अरे ये क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैदी को आजाद करने की? हाँ? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? ओ चचा, तांत्रिक ऐसा है कि तुमने पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना काम किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इसे छोड़ दो और जाने दो। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ, अब तो इसके साथ तुझे भी मेरे गुस्से की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब देख मैं क्या करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं। भैरवनाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, जिससे पूरी कुटिया में तेज और दम घोटू धुआं उठने लगा। अमन, कुछ करो। अगर इसने हम दोनों को अपने काबू में कर लिया तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। रुको रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ, रुक जाओ। अमन अचानक पास में रखा एक भारी डंडा उठाता है और पूरी ताकत से भैरवनाथ के सिर पर मार देता है। भैरवनाथ तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। हाँ, देखो, ये तेज चोट के कारण बेहोश जरूर हो गया है, लेकिन ये कभी भी होश में आ सकता है। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। नियति और अमन वहां से भाग निकले और घने जंगलों से होते हुए गांव की तरफ जाने लगे। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? देखो, अब मैं तुम्हें इस तरह से रास्ते में छोड़ तो नहीं सकता। अभी अभी तुम्हें इतने बड़े खतरे से बचाया है, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तुम एक काम करो ना, मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन वहां रह लेना। उसके बाद तुम्हें जहां जाना होगा चली जाना। अभी तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मेरे साथ चलो। ये कितना नेक इंसान है जो मेरे बारे में इतना सोच रहा है। पाताल लोक के लिए ऐसा ही राजा सही रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अमन नियति को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में 2 गांव वाले उन दोनों को देखते ही आपस में फुसफुसाने लगे। अरे देखा तूने, ये अमन है ना? बाप रे बाप भैया,
इसकी शादी को 4 साल हो गए, पर इसने आज तक अपनी पत्नी का चेहरा किसी को नहीं दिखाया। और आज देखो, ये बिना घूंघट के इस लड़की को खुलेआम लेकर जा रहा है। देखो। हाँ रे, सच में शंभू, आखिरकार इसे हो क्या गया है? ये तो हमेशा कहता था कि अपनी पत्नी की शक्ल कभी किसी को नहीं दिखाएगा, लेकिन ये लड़की तो बड़ी खूबसूरत है। वाह भाई। गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं और अमन ये सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। चलो, मैंने जो सोच कर इसकी मदद की थी और जो सोच कर इसे अपने गांव लाया हूं, वो इच्छा पूरी हो गई। मैंने बरसों पहले जो गलती की थी, अब सब छिप जाएगा। अमन मुस्कुराते हुए नियति को घर के अंदर ले जाता है। नियति चारों तरफ देखती है। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम शादीशुदा हो। नहीं 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 नहीं, क्या बात करती हो? छी छी छी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं तो बस अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ ताकि शादी कर सकूं। तुम एक काम करो, आराम से इस घर में रहो और जब तक रहो, जब तक रहना चाहती हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर रास्ते में गांव वाले तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बातें कर रहे थे। मुझे उनकी पूरी बातें समझ में तो नहीं आई, पर वो तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। अरे वो सब गांव वाले जलते हैं मुझसे, क्योंकि मैं हमेशा सबकी मदद करता हूं ना, इसीलिए। अच्छा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या है, छोड़ो उनको। अमन वहां से चला जाता है। चलो, रहने के लिए एक सुरक्षित जगह तो मिल गई। अब मैं यही रहकर इस गांव के सबसे अच्छे इंसान को परखूंगी, जो पाताल लोक का राजा बनने के योग्य हो। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अमन की देखरेख और उसके व्यवहार के कारण नियति के मन में उसके लिए एक खास जगह बनने लगी। नियति खुद को समझा रही होती है कि तभी वहां अमन आ जाता है। नियति, तुम्हें पता है गांव वाले क्या कह रहे हैं? वो तुम्हें मेरी पत्नी समझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि तुम बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हो। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करना। देखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना? नियति शर्माकर मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक औरत जिसका नाम कुसुम है आकर जोर जोर से कुंडी पीटने लगी। अमन बाहर आता है। अरे अरे अरे, क्या 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 हो गया? अरे आप इस तरह से मेरा दरवाजा क्यों पीट रही? क्या बात है? दामाद जी, मेरी बेटी कहाँ है? पूरे 6 महीने हो गए हैं और अभी तक मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। बताइए, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता, भाग गई होगी किसी के साथ। और आप रोज रोज यहाँ आकर मुझे परेशान मत किया कीजिए। नहीं तो चलिए, जाइए। बाहर शोर सुनकर नियति घर से बाहर आ गई। नियति को देखते ही कुसुम का गुस्सा भड़क उठा। ये क्या? ये लड़की कौन है दामाद जी? आपने तो कहा था कि मेरी बेटी कहीं भाग गई है, फिर उसकी खोज किए बिना ही आपने ये दूसरी शादी क्यों कर ली? क्या दूसरी शादी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब ज्यादा भोली मत बनो। मैंने गांव वालों से सुना था कि तुम यहाँ इसके साथ रह रही हो। तुम्हें मेरी बेटी का घर उजाड़कर यहाँ रहने में शर्म नहीं आई? तुमने मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखिए माँ जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये व्यक्ति पहले से शादीशुदा है। अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो मैं इस घर में कदम तक नहीं रखती। तुम मुझे बुद्धू समझ रही हो? मुझे इस तरह की कहानी सुना रही हो? नहीं, मेरी बात पर यकीन करिए। मैं तो यहाँ बस एक मजबूरी की वजह से रुकी थी, लेकिन अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। चलिए माँ जी, मुझे सब सच बताइए। रुक जाओ, तुम दोनों अब इस घर से कहीं नहीं जा सकती हो। तुम हमें रोक क्यों रहे हो? और तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है?
वो मेरे हर काम में दखल देती थी और मुझसे बहुत सारे सवाल करती थी। उसने मुझे हर वक्त परेशान कर रखा था। गांव वालों को भी नहीं पता कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। सब तुम्हें ही मेरी पत्नी समझ रहे नियति, इसलिए चुपचाप घर के अंदर चली जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने एक मासूम और निर्दोष लड़की की जान ली है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। चलिए माँ जी, हम अभी जाकर गांव की पंचायत में ये सारी सच्चाई बताते हैं, फिर गांव वाले ही इसे सजा देंगे। हाँ बेटी, चलो चलते हैं। दोनों जैसे ही जाने लगी, अमन सामने आकर खड़ा हो गया और नियति का हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। नियति रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमने यहां से एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो ये जो बुढ़िया देख रही हो ना, जिसके साथ तुम भागने की कोशिश कर रही हो, इसे भी मैं रास्ते से हटा दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब आए ना लाइन पे। चुपचाप अंदर चली जाओ। मैंने तो सोचा था कि अगले महीने तुमसे धूमधाम से शादी करूंगा, लेकिन अब तुम सब जान ही गई हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी अमन। तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अनर्थ किया और अब इस बेचारी बच्ची के साथ भी गलत कर रहे हो। अरे माता जी, फालतू की बातें तो करो ना। अगर आप इस बच्ची को सही सलामत देखना चाहती हो ना, तो अपना मुंह बंद रखो और किसी से कुछ ना कहियो। हाँ, और चुपचाप अपना रास्ता नाप लो। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। कुसुम रोते हुए वहां से चली गई और नियति मजबूर होकर परेशान सी घर के अंदर लौट आई। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। नियति हर वक्त कैद में रहती थी। अब मैं कैसे इस घर से बाहर निकलूं? मैं इस दुष्ट के चंगुल से अकेले नहीं निकल सकती। आखिर ये मेरे साथ क्या करना चाहता है? नियति बहुत परेशान होती है। तभी अचानक अमन का दोस्त सूरज घर पर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। अमन भाई, अमन भाई, अरे क्या घर पे हो? ओ अमन भाई। नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। सूरज जैसे ही नियति की आंखों में देखता है, उसे वो परेशान और रोता हुआ पाता है। सूरज वहां से चुपचाप चला जाता है। इस लड़की की आंखों में आंसू देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी बहुत बड़ी तकलीफ में है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। काश मैं उस लड़के से मदद मांग पाती, लेकिन अगर मैंने उससे मदद मांगी तो वो जालिम अमन पता नहीं उसके साथ भी क्या अनहोनी कर देगा। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। दूसरी तरफ सूरज अपने घर में बैठा हुआ बेहद बेचैन महसूस कर रहा होता है। अरे ये मुझे हो क्या रहा है? जब से मैंने उसकी आंखें देखी हैं, तब से मुझे इतनी बेचैनी क्यों होती जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे एक बार फिर से जाकर देखना चाहिए। हाँ। सूरज अमन के घर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो चुपके से अंदर झांकता है, नियति फूट फूट कर रो रही होती है। मैं क्या करूं? मैं कैसे इस हैवान से अपना पीछा छुड़ाऊं? अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अभी वक्त है, मुझे इस समय अपनी शक्तियां जगाकर देखनी चाहिए। नियति रोते हुए जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, अमन अचानक सामने आ जाता है। रुक जाओ। अरे मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि इस झोपड़ी से बाहर पैर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता क्या? चलो अंदर। नियति डरकर सहम जाती है और चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाती है। घर के बाहर छिपा सूरज ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख लेता है। गांव वाले कहते थे कि ये अपनी पत्नी को हमेशा घूंघट में रखता है, और कुछ दिनों से ये बिना घूंघट के घूम रही है।
अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। ये लड़की अमन की पत्नी स्नेहा है ही नहीं, क्योंकि मैं तो स्नेहा को अच्छी तरह से जानता था। जरूर इसने स्नेहा के साथ कुछ न कुछ गलत किया है और मैं इसका पता करके ही रहूंगा। सूरज परेशान होकर वहां से चला जाता है। वो शाम बीत जाती है और अगली सुबह होती है। जैसे ही अमन घर से बाहर आता है, नियति तुरंत आंगन में आ जाती है। इतने दिनों तक यहाँ कैद रहने की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। अब मुझे अपने पाताल लोक की शक्तियों को याद करना होगा। पिताजी ने कहा था कि जब मैं 21 वर्ष की हो जाऊंगी तब मेरी शक्तियां खुद ही जाग जाएंगी, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ 18 वर्ष की हूँ। इस जादुई तावीज की मदद से शायद मैं वक्त से पहले ही अपनी शक्तियां जगा सकूं। नियति आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगी। तभी अचानक उसके हाथों से एक तेज रोशनी निकली और वो झटके से दूर जाकर गिर पड़ी। वहीं दूर छिपा सूरज ये सब देख लेता है। मैं तो समझ गया था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो जादू कर रही है, यानी ये जरूर कोई मायावी लड़की है। मुझे इसके पास जाना होगा। सूरज भागकर नियति के पास आता है। नियति उसे देखकर डर के मारे अंदर भागने की कोशिश करती है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो तुम डरो मत। देखो देखो मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो और ना ही तुम अमन की पत्नी हो। अमन की जो असली पत्नी थी स्नेहा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है, इसलिए तुम घबराओ मत। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ। देखो मैं सच कह रहा हूं, उसकी जगह जब गांव वालों ने तुम्हारा बिना घूंघट का चेहरा देखा ना, तो सब बातें करने लगे। मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया कि तुम तो मेरी दोस्त स्नेहा हो ही नहीं। अब देखो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन? अगर तुम्हें सच पता चल ही गया है तो सुनो, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ और ना ही मैं इस धरती लोक की रहने वाली हूँ। क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? नियति रोते रोते सूरज को पाताल लोक और अमन की सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनते ही सूरज के होश उड़ जाते हैं। अरे, यानी कि अमन ने इतना बड़ा पाप किया। छी 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 छी। मैं जानता था कि जरूर कोई बात छिपा रहा है, लेकिन वो किसी की जान ले लेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये बताओ, अगर तुम पाताल लोक की हो तो यहां से भागने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ। मैं इतने दिनों से चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पा रही हूँ, तुम मेरी क्या मदद करोगे सूरज? तुम बस मेरे साथ चलो। मैं एक कातिल के सामने तुम्हें इस तरह से घुट घुट कर जीने नहीं दूंगा। चलो। सूरज जैसे ही नियति को लेकर वहां से जाने लगता है, तभी अमन अचानक सामने आकर रास्ता रोक लेता है। अरे रुक जाओ, कहाँ इतनी जल्दी है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को यहाँ से ले जाने की? हैं? अमन, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हारे घर सिर्फ इसलिए आता जाता था ताकि तुम्हारी सारी हकीकत जान सकूं। और जो तुम्हारी पत्नी थी ना, वो मेरी दोस्त स्नेहा थी और तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। चलो नियति, आओ। सूरज नियति को लेकर आगे बढ़ता है। तभी अमन गुस्से में उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। नियति तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर जादू करने की कोशिश करती है, जिससे एक अदृश्य झटका लगता है और अमन थोड़ा दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये क्या? तुम जादू कैसे कर पा रही हो? अरे इतने दिनों से तुम जादू कर नहीं पा रही थी। क्या, क्यों नहीं कर पा रही थी? कौन हो तुम? हाँ, क्योंकि धरती लोक पर कदम रखते ही मेरी शक्तियां कमजोर हो गई थीं, लेकिन मैं कई दिनों से अपनी शक्तियां वापस पाने की कोशिश कर रही थी और इस तावीज की मदद से मुझे मेरी थोड़ी बहुत शक्तियां वापस मिल गई हैं। और तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? सब पता था मुझे कि तुम इस धरती लोक की लड़की हो ही नहीं, पाताल लोक से आई हो।
जानता था मैं तुम्हें। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला? और कैसे पता चलेगा? तुम्हारे गले पर बना वो काले चांद का निशान। वो काला चांद धरती लोक का नहीं बल्कि पाताल लोक का होता है। मैंने तुम्हें कई बार अकेले में पाताल लोक का नाम लेते हुए भी सुना था, इसीलिए मैंने तुम्हारी शक्तियों का तोड़ पहले से ही तैयार कर रखा था। अब देखो मेरा कमाल। ये जल देखो, ये जैसे ही तुम्हारे ऊपर मैं डालूंगा ना, तुम हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति बन जाओगी और तुम्हारी पाताल लोक की जो भी शक्तियां हैं वो सब मेरे अंदर आ जाएंगी। अमन जल फेंकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, सूरज फुर्ती से आगे आकर उसे एक जोरदार धक्का दे देता है, जिससे अमन का संतुलन बिगड़ जाता है। अरे 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 रुक जा सूरज, तू बीच में मत आ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दूर रह। नियति तुरंत जादू करती है, जिससे अमन के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बन जाता है और वो कैद हो जाता है। चलो सूरज, जल्दी भागो। मैं इसे अपनी शक्तियों से बस थोड़ी देर ही रोक सकती हूँ। अरे तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारा ये घेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे जल्द ही तोड़ दूंगा। चलो सूरज, यहाँ से थोड़ी दूर पाताल लोक का दरवाजा है, जिसे मैंने अपनी कोशिशों से खोला है। जल्दी चलो। ठीक है नियति, जल्दी चलो। दोनों पूरी ताकत से भागते हैं और एक रहस्यमयी तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां बीचों बीच एक काला दरवाजा था। सूरज, जल्दी, हमें इस दरवाजे के अंदर जाना है, तभी हम पाताल लोक पहुंच पाएंगे। दोनों दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। एक तेज रोशनी होती है और वो सीधे पाताल लोक के दरबार में राजा भारूमन के सामने पहुंच जाते हैं। आओ 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 नियति, आखिरकार तुम लौट ही आई। हमें विश्वास था कि तुम पाताल लोक का नया राजा जरूर ढूंढ कर लाओगी। कौन है ये? नहीं महाराज, ये राजा बनने नहीं आया है। ये तो बस धरती लोक पर मेरी जान बचाकर यहाँ तक आने में मदद कर रहा था। वहाँ मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, सब लालची और स्वार्थी हैं। तभी सूरज आदर पूर्वक 2 कदम आगे आता है। प्रणाम महाराज। मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब नियति सुरक्षित है, तो मुझे अब अपने लोग जाने की आज्ञा दें। सूरज की बात सुनकर राजा भारूमन अचानक जोर जोर से हंसने लगे। क्या हो गया महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं? नियति, तुम बहुत भोली हो। तुम जिसे सिर्फ मददगार समझ रही हो, वही सूरज हमारे पाताल लोक का नया राजा बनेगा और ये राजा बनने के योग्य है। क्योंकि इसने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी रक्षा की। ऐसा नेक इंसान ही सच्चा राजा बन सकता है। नहीं महाराज, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं इस पद के काबिल नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। तभी नियति के पिता गणेशना दरबार में आते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है सूरज। हम अपनी शक्तियों से धरती लोक पर तुम दोनों को देख रहे थे। तुमने जिस तरह से तांत्रिक और अमन का सामना किया, वाह, काबिले तारीफ। और बिना स्वार्थ नियति का साथ दिया, उसी वजह से तुम राजा बनने के योग्य हो। अब ठीक है, अगर ऐसा है महाराज तो आपकी इच्छा सराखों पर। मैं आपकी इस आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कल चंद्रमा की 25 तारीख को मैं पूरे पाताल लोक के सामने तुम्हें नया राजा घोषित करूंगा। अगले दिन सूरज का राज्याभिषेक धूमधाम से होता है और वो न्यायपूर्वक अपना जीवन जीने लगता है।